प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था मल्लिनाथ जी तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं मल्लिनाथ जी के छोटे भाई वीरमदेव जी के समझ, यानी कि मल्लिनाथ जी का वीरमदेव जी के साथ क्या रिश्ता है। तो वीरमदेव जी मल्लिनाथ जी के छोटे भाई हैं। यानी कि वीरेंद्र जी कौन है? मल्लिनाथ जी के छोटे भाई। तो मल्लिनाथ जी का कोई पुत्र भी था, उसका भी हम जान लेते हैं। वैसे तो मैंने बताया ही था, पूरी स्टोरी सुनाई थी उस कहानी में। पुत्र का नाम था जगमाल। मल्लिनाथ जी ने अपने पुत्र को शासक नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे भाई को शासक बना दिया था। क्योंकि जगमाल तो जो था एनी समय मतलब हर टाइम लड़ता ही रहता था, प्रजा की तरफ कम ही ध्यान था इसका। इसी कारण अपने पुत्र को प्रशासक नहीं बनाया, बल्कि अपने भाई को प्रशासक बना दिया। यानी एक तरफ तो है जगमाल, एक तरफ तो है जगमाल और दूसरी तरफ कौन है? वीरमदेव जी। वीरमदेव जी जो कहाँ के हैं? महेवा। प्रशासन कौन कर रहे हैं? यानी मल्लिनाथ जी ने शासन कहाँ किया था? महेवा पे, यानी राजधानी बनाया था इन्होंने अपने वो मेवा नगर को, मल्लिनाथ जी ने। तो यहाँ एक तो ये रह गए जगमाल और एक वीरमदेव जी। दोनों की आपस में नहीं बन रही, दोनों की आपस में अनबन थी। क्योंकि जगमाल के मन में यह था कि उत्तराधिकारी तो मैं हूं मल्लिनाथ जी का, लेकिन शासक किसको बना दिया? वीरमदेव जी को। तो इस बात के कारण दोनों की आपस में बन नहीं रही है। तो मल्लिनाथ जी के भाई वीरमदेव जी क्या करते हैं? ये महेवा को छोड़कर, महेवा कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। महेवा को छोड़कर कहां चले जाते हैं? बाड़मेर में एक ठिकाना है जिसका नाम है गुडा। यानी कि वीरमदेव जी कहां चले गए? महेवा को छोड़कर गुडा ठिकाने में। तो गुडा ठिकाने में जाकर अपना शासन प्रशासन शुरू कर देते हैं। और वीरम जगमाल के पास क्या रह जाता है? महेवा। महेवा में अब कौन है? जगमाल। अगर कोई व्यक्ति महेवा में अपराध कर, यानी कि यहां से कोई व्यक्ति अपराध कर अगर गुड़ा में जाकर शरण लेता है, यानी कि शरण मांगता है, तो वीरमदेव जी क्या करते थे? उसे शरण दे देते थे। किसको? अगर कोई भी व्यक्ति महेवा में लूटपाट करता है, चोरी करता है, किसी की हत्या करता है, कुछ भी करे चाहे, वीरमदेव जी उसे क्या कर देते हैं? शरण दे देते हैं, यानी उसकी रक्षा में लग जाते हैं। इस बात से नाराज होता है कौन? जगमाल। दोनों के मध्य तक झगड़ा पूरी तरह बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। तो ये वीरमदेव जी फिर क्या करते हैं? ये अपने पास के जो जगह थी, जैसे जैसलमेर, जांगलू, इन जगहों पर लूटपाट करने लग जाते हैं। कौन? वीरमदेव जी क्या करने लग जाते हैं? लूटपाट। इन जगहों पर लूटपाट करते रहते हैं और अपना ये भी यानी गुड़ा ठिकाना भी छोड़ देते हैं। और लास्ट में चलकर ये जोहिया राजपूतों से मिल जाते हैं। किससे? जोहिया राजपूतों से मिल जाते हैं। यानी कि वर्तमान में ये मुसलमान है जोहिया। इनके साथ मिल जाते हैं। लास्ट में चलकर मल्लिनाथ सॉरी वीरमदेव के मन में बात आती है, क्यों ना जोहिया को मार दिया जाए और इनका जो क्षेत्र है वहां पर मैं अधिकार कर लूं। तो लास्ट में जोहियों को मारने के चक्कर में, यानी जोहियों से संघर्ष करते हुए, जोहियों से संघर्ष करते हुए
वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी वीरम देव जी की मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो किन से लड़ते हुए मर गए थे, यानी किन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? जोहिया राजपूतों से। जोहिया वर्तमान में मुसलमान हैं। यानी कि मल्लिनाथ जी का पुत्र का क्या नाम था? जगमाल। मल्लिनाथ जी ने जगमाल को तो शासक बनाया नहीं। शासक किसे बनाते हैं? अपने भाई वीरम देव को। और वीरम देव यानी ये तो चाचा भतीजा हो गया किसका? वीरम देव का। और वीरम देव इसके चाचा हो गए। दोनों चाचों भतीजों के बीच आपस में अनबन रहती है। किस बात को लेकर? शासन को लेकर। शासन को लेकर दोनों के मध्य अनबन रहती है। तो इस बात को लेकर वीरम देव जी कहाँ चले जाते हैं? गुड़ा ठिकाने में रहने लग जाते हैं, महवा को छोड़कर। और जगमाल कहां पर है? महवा पर। यहां पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे शरण दे देते थे। कौन? वीरम देव जी। तो दोनों के मध्य झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो धीरे धीरे वीरम देव जी तो ये जगह छोड़कर लूटपाट में लग गए और लास्ट में चलकर जोहिया राजपूतों से मिल जाते। जोहिया वर्तमान में मुसलमान है। उसके बाद क्या होता है? जोहियों के क्षेत्र पर अधिकार करने के चक्कर में जोहियों से युद्ध होता है और उस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? वीरम देव जी। और वीरम देव जी का जो आगे चलकर शासक आएगा, क्या नाम था? राव चूड़ा, जो वीरम देव जी का पुत्र है। क्या नाम है? राव चूड़ा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। वीरम देव जी के वैसे दो पुत्र हम पढ़ते हैं। एक तो राव चूड़ा, एक का नाम तो राव चूड़ा और दूसरे के नाम पढ़ते हम तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी क्या करते हैं? इन्हें शेरगढ़ की जागीर मिली थी। कहां की? शेरगढ़ की। शेरगढ़ की जागीर दी जाती है। और तल्लीनाथ जी के क्या करते हैं? राव वीरम देव की हत्या का बदला लेते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है इनके बारे में। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके जो गुरु थे, इन्होंने गुरु बनाया था जालंधर नाथ को। किसे? जालंधर नाथ जी को। गुरु किसे बना रहे हैं? जालंधर नाथ जी को। रियासत जागीर कौन से मिली थी? शेरगढ़ की। पिता की हत्या का बदला किसने लिया? तल्लीनाथ जी ने। और राव चूड़ा क्या था? बड़ा पुत्र। बड़ा। और तल्लीनाथ जी थे छोटे पुत्र, यानी छोटा पुत्र। पिता की हत्या का बदला किसने लिया था? तल्लीनाथ। और बाद में यह लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो हम बाद में देख लेंगे कि तल्लीनाथ जी लोक देवता हम पढ़ेंगे तो तल्लीनाथ जी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। कहाँ मेला लगता है, कहाँ मंदिर है, कहाँ जन्म हुआ, सब हम लोक देवता में देखेंगे। अब हम बात करेंगे राव चूड़ा की, क्योंकि अगला जो शासक आएगा वो आएगा राव चूड़ा। नेक्स्ट जो हमारे शासक आ रहे हैं राव चूड़ा। कब तक शासन करेंगे? 1383 से 1423 तक। सर एक क्लिक कराना दोनों के लिए ना, ऑफिस में।
1323 से, सॉरी 1383 से कब तक, 1423 तक। कुछ किताबों में या कुछ जैसे भी क्लासें चलती होगी आपकी, वहां पर आपको 1395 में भी मिलेगा। 1395 में राव चूड़ा क्या करता है, मंडोर की स्थापना करता है, इसलिए कुछ किताबों में 1395 या 94 भी मिल सकता है। तो राव चूड़ा के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन पहली बातें हम जान लेते हैं। मेन बात क्या है, राव चूड़ा में छत्रपति, यानी राव चूड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र नजर आता है। यानी कि पहली बात क्या है, राव चूड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र नजर आता है। दूसरी बात क्या है, इनके समय सामंत प्रथा की शुरुआत मानी जाती है, या सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी। सामंत प्रथा की शुरुआत हुई, किसके समय हुई थी, राव चूड़ा के समय। कैसे हुई वो मैं समझा दूंगा। उसके बाद वीरम देव की जब मृत्यु हुई थी, सॉरी एक और पढ़ लेते हैं, हाँ सॉरी, वीरम देव की मृत्यु के समय, वीरम देव की मृत्यु के समय इनकी जो आयु थी वो मात्र 6 वर्ष थी। कितनी थी, मात्र 6 वर्ष। ये लिख लो भाई, वीरम देव के समय इनकी आयु थी, मृत्यु के समय राव चूड़ा की आयु कितनी थी, इसमें डालो, राव चूड़ा की आयु मात्र 6 वर्ष थी। आयु कितनी है, मात्र 6 वर्ष। यानी राव चूड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र नजर आता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र नजर आता है, और इनके समय सामंत प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। और नेक्स्ट, वीरम देव की जब मृत्यु हुई थी जोया राजपूतों से लड़ते हुए, उस समय इनकी आयु थी मात्र 6 वर्ष। तो एक और बात जान लो आप इनके बारे में। अब अगर अगर वीरम देव जी का पुत्र छोटा था, मृत्यु हो गई, मात्र 6 वर्ष की आयु है, अगर शासक बनाया जाए तो एक संरक्षण की जरूरत होती है, एक संरक्षक बनता है। तो इनकी माता जी थी, जो माता का क्या नाम था, माता जी, इनकी माता ने इन्हें कलाऊ के अल्लाह चारण के संरक्षण में छोड़ा। यानी कि ये मात्र 6 वर्ष का था, जो आसपास के जितने भी लोग हैं राजा के बेटे को मारने की तो सोचते ही हैं। 6 वर्ष की आयु कितनी थी, छोटा तो था, लड़ तो सकता नहीं था। तो इनकी माता क्या करती है, कलाऊ के आला चारण उनकी संरक्षण में इन्हें छोड़ देती है, सरजड़ के दिए जल्दी संरक्षण में छोड़ देती है। उसके बाद इन्होंने नागौर में चूड़ासर कस्बा बसाया। और क्या काम किया था, नागौर में चूड़ासर कस्बा बसाया। किसने बसाया, पहले तो कलाऊ के आलाचारण की संरक्षण में रखा गया, और नागौर में चूड़ासर कस्बा बसाया। किसने, राव चूड़ा ने। और क्या जानकारी मिलती है, इनके ताऊ जी का क्या नाम था, ताऊ का नाम था मलिनाथ जी।
यानी वीरम देव जी के भाई हो गए, तो भाई बड़ा भाई था तो ताऊ ही हो गया। मल्लीनाथ जी ने इन्हें सोलड़ी की जागीर दी थी। जागीर दी थी। ये तो रावचूड़ा के बारे में हमें नॉर्मल सी जानकारी मिलती है। मेन बात आएगी जब मंडोर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मंडोर। मंडोर इस समय मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था, यानी प्रमुख बिंदु क्या था? मंडोर। राजधानी उस समय मंडोर ही होती थी। बात कर लेते हैं मंडोर की। मंडोर क्या है? पहली बात तो आती है, मंडोर मारवाड़ का प्रमुख बिंदु था। मारवाड़ का प्रमुख केंद्र। और मंडोर पर अधिकार किनका था? गुर्जर प्रतिहारों का। यानी कि इस समय जो राज कर रहे थे वो थे इंदा शाखा के, इंदा शाखा के गुर्जर प्रतिहार। इस समय जो मंडोर पर राज कर रहे थे वो थे इंदा शाखा के गुर्जर प्रतिहार। और मंडोर पर अधिकार किसने कर लिया? यानी कि मालवा सरदारों ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। मालवा के सरदारों ने आक्रमण कर मंडोर पर अधिकार कर लिया। अधिकार कौन कर लेता है? मालवा के सरदार। और अधिकार था किसका? इंदा शाखा के प्रतिहारों का। लेकिन इंदा शाखा वाले वापस में मंडोर पर अधिकार करना चाहते हैं, तो ये सहायता मांगते हैं। सहायता किससे मांगेंगे? रावचूड़ा से। रावचूड़ा से। रावचूड़ा से सहायता मांगी। रावचूड़ा समय के अनुसार इनकी सहायता करता है। और जब समय आता है तो एक बैलगाड़ी बना, एक कुछ बैलगाड़ियां लेकर आते हैं ये। इन बैलगाड़ियों के अंदर सैनिकों को छुपा दिया जाता है और ऊपर इन बैलगाड़ियों के क्या करते हैं? हरा चारा डाल देते हैं, जिससे सैनिक दिखाई नहीं देते। और ये गाड़ी को कहां प्रवेश करवाते हैं? दुर्ग के अंदर। दुर्ग के दरबार खोल दिए जाते हैं, गाड़ी को देकर हरा चारा था। और जब ये सारे सभी सैनिक अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो अंदर कौन सी सेना थी? मुस्लिम सेना। तो मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। और अधिकार कहां पे कर लेते हैं? मंडोर पर। अब मंडोर पर अधिकार किनका हो गया? गुर्जर प्रतिहार, यानी इंदा शाखा के गुर्जर प्रतिहारों का। कहां पर अधिकार हो गया? मंडोर पर। सहायता किसने की? रावचूड़ा ने। गाड़ियों के अंदर छुपकर जैसे भी गए इनकी सहायता कर दी और मंडोर पर अधिकार करवा दिया इंदा शाखा के प्रतिहारों का। लास्ट में चलकर क्या होता है? अभी प्रतिहारों को यह लगता है कि अगर रावचूड़ा हमारी सहायता कर सकता है, कल को ये हम पर आक्रमण कर मंडोर हमसे भी तो छीन सकता है, इससे पहले ही हम कुछ न कुछ हल निकाल लें। तो ये आगे चलकर क्या करते हैं? मारवाड़ में इनके 84 गांव थे। किनके? इंदा शाखा के प्रतिहारों के। और इंदा शाखा के प्रतिहार सरदार की पुत्री का विवाह
रावचूड़ा से कर दिया जाता है। और क्या करते हैं, ये मंडोर है, ये दहेज में दे देते हैं। यानी कि रावचूड़ा को क्या मिल गया, मंडोर तो दहेज में मिल गया, और जो गुर्जर प्रतिहार इंदा शाखा के जो मेन सरदार था उसकी पुत्री का विवाह किससे कर दिया गया, रावचूड़ा से। मंडोर को दहेज में दे दिया गया। लेकिन शर्त क्या थी, एक शर्त थी, शर्त ये भी थी कि रावचूड़ा मारवाड़ में जो 84 गांव है प्रतिहारों के, उन पर आक्रमण नहीं करेगा, वहां पर अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी शर्त के साथ रावचूड़ा को मंडोर दहेज में दिया गया था। उसके बाद जो प्रतिहार शासक थे या इंदा प्रतिहार शासक के जो सरदार थे चूड़ा के सामंत बन गए, यानी कि प्रतिहार क्या बन जाते हैं, प्रतिहार चूड़ा के सामंत बन गए। यानी कि इसी कारण सामंत प्रथा की शुरुआत हम पढ़ते हैं राव चूड़ा के समय हुई थी। लेकिन ये जो सामंत प्रथा है पूरी तरह बढ़ चढ़कर आगे मतलब प्रभावित हुई, वो हुई थी राव जोधा के समय। और आगे चलकर मंडोर को जब राजधानी बनाता है तब बात है 1394 या 95, 1394 या 95 में मंडोर को राजधानी बना देता है कौन, रावचूड़ा। तभी तो एक कहावत हमने पढ़ी है, इंदारो उपकार कमदज कदे न भूले, चूड़ा चौरी चाड़ दीजो मंडोर दाइज। यानी कि इंदा का उपकार है जो मारवाड़ वालों को कभी न भूलना चाहिए, क्योंकि चूड़ा को चौरी चढ़ाकर भी मंडोर दाइजे में दिया था। यानी कि चौरी यानी अपनी बेटी के विवाह भी कर दिया और मंडोर दाइजे में भी दे दिया था। बात करेंगे मंडोर की स्थापना किसने की, कब की, राजधानी किसने बनाया, कहां पर है, कौन सी नदी किनारे, और क्या क्या है, क्योंकि मंडोर को राजधानी बना रहा है रावचूड़ा। राजधानी किसे बना रहे हैं, मंडोर को। रावचूड़ा ने राजधानी बनाया, कब बनाया, 1394 या 95 के अंदर राजधानी बना लेते हैं। और उसके बाद अगर आपसे पूछे भी इसका स्थापना किसने की, स्थापना मंडोर की स्थापना भी तो हुई है, स्थापना इसकी करते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक के संस्थापक हरिश्चंद्र। और 6वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक नाम क्या है, हरिश्चंद्र। एक तो ये मंडोर की हरिश्चंद्र वही है गुर्जर प्रतिहार शाखा के संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष जिस नाम से हम जानते हैं। उसके बाद ये जान लो भी कौन सी नदी के किनारे है, नदी कौन सी है जहां मंडोर की स्थापना हुई है, किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम आता है नागाद्री नदी। वर्तमान में है या नहीं, शायद नहीं है, नागाद्री नदी जहां मंडोर है। और मंडोर का प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम आप बता दोगे मांडव्यपुर। प्राचीन नाम क्या आ गया, मांडव्यपुर। और क्या है मंडोर में, रावण मंदिर है, रावण मंदिर है। कहां पर है, मंडोर के अंदर। रावण मंदिर क्यों है, यानी कि रावण की जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम था मंदोदरी। यानी कि मंदोदरी कहाँ की थी, मंडोर की थी, तो रावण की पत्नी थी। यानी कि उत्तर भारत में रावण का मंदिर पूछे तो कहां बता दोगे, मंडोर के अंदर बता दोगे। उसके बाद अगर पूछ ले भी रावण का मंदिर पूछ ले तो क्या बता, रावण के भाई का भी मंदिर पूछ ले, यानी विभीषण मंदिर पूछ ले। विभीषण मंदिर कहां पर है,
विभीषण मंदिर है कैथुन कोटा, कैथुन कोटा। अगर रावण के भाई का मंदिर कोई पूछ सकता है तो क्या पता राम के भाई का भी पूछ ले। तो लक्ष्मण मंदिर पूछे तो लक्ष्मण मंदिर है भरतपुर। और दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण मंदिर राम लक्ष्मण मंदिर ये कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, जहां से सर्वाधिक तांबा मिलता है राजस्थान को, वो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर कौन सा मंदिर है? दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर पूछे तो खेतड़ी झुंझुनू बता देना। विभीषण मंदिर पूछे तो कैथुन कोटा बता देना। मंदोदरी का हंकीती पूछे तो मंडोर बता देना। रावण मंदिर पूछे तो भी मंडोर बता देना। अगर लक्ष्मण मंदिर पूछे तो भरतपुर बता देना। उसके बाद पूछे भी मंडोर की स्थापना किसने की तो बता देना हरिश्चंद्र ने की थी। हरिश्चंद्र पूछे कौन सा था तो बता देना हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार शाखा का संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है। उसके बाद पूछे भी कौन सी नदी के किनारे है तो बोल देना नागाधरी नदी के किनारे। उसके बाद आपसे प्राचीन नाम पूछे तो बता देना मांडव्यपुर नाम है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कहां आक्रमण किया, किसके साथ लड़े राव चूड़ा। क्योंकि इनके समय क्या हो गया था कि तुर्कों के आक्रमण सर्वाधिक होने स्टार्ट हो गए थे। बात आती है 1396 एडी की, यानी 1396 ईस्वी की। 1396 में यह क्या करते हैं? गुजरात शासक, गुजरात के जफर खान, गुजरात के जफर खान को पराजित किया। गुजरात के जफर खान को पराजित किया। उसके बाद अगर पूछे तो नागौर के प्रशासक जलाल खां खोखर, क्या नाम आता है? जलाल खां खोखर। जलाल खां खोखर को पराजित किया। जलाल खां खोखर को पराजित किया तो सांभर, डीडवाना, नाडोल यहां पर अधिकार कर लिया। अजमेर हो गया, नाडोल अजमेर पर अधिकार कर लिया। यानी कि नागौर के प्रशासक का नाम था जलाल खां खोखर। जलाल खां खोखर को पराजित करते हैं रावचूड़ा, और रावचूड़ा जलाल खां खोखर को पराजित करने के बाद डीडवाना, नाडोल, अजमेर, सांभर इन जगह पर अधिकार कर लेते हैं रावचूड़ा, और यहाँ का कारोबार अपने पुत्र सत्ता को सौंपते हैं। पुत्र का नाम है सद्दा या सत्ता, तो सद्दा या सत्ता को यहाँ का कारोबार सौंप देते हैं रावचूड़ा। और उसके बाद रावचूड़ा की जो पत्नी है उनकी जानकारी लेते हैं। रावचूड़ा की दो पत्नियों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक का नाम है चांद कंवर और दूसरे का नाम है किशोर कंवर। एक का नाम है चांद कंवर,
दूसरी का नाम है किशोर कंवर। है कौन? पत्नी। किसकी पत्नी? राव चूड़ा की। ये जो है ये तो एक निर्माण कराती है जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण। चांद बावड़ी का निर्माण कौन कराती है? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। इसका जो पुत्र था, पुत्र का क्या नाम था? और एक इनकी पुत्री, पुत्र का तो नाम है रणमल और पुत्री का नाम हंसा भाई। ये हंसाबाई वही हंसाबाई है जिसकी शादी राणा लाखा से की जाएगी और राणा लाखा से जो पुत्र होगा मोक्कल, उसे मेवाड़ का उत्तराधिकारी चुना जाता है और उसके बाद मोक्कल से कुंभा की जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम होगा राणा कुंभा। तो यहाँ पर ये होता है किशोर कंवर। क्या होती है किशोर कंवर? के कहने पर, किशोर कंवर के कहने, ये यानी कि प्रिय रानी थी। किसकी? राव चूड़ा की प्रिय रानी यानी मोहलानी प्रिय रानी थी। यानी प्रिय रानी के कहने पर अपने छोटे पुत्र, छोटे पुत्र का नाम था कान्हा, अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी घोषित कर देता है अपने जीवित काल में, यानी कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी राव चूड़ा की, उससे पहले इसे कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अगर कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे तो नॉर्मल सी बात है, रणमल बड़ा पुत्र था, नाराज होना संभावित है। तो रणमल नाराज होता है और नाराज होकर मेवाड़ राणा लाखा, इस समय मेवाड़ में किसका शासन था? राणा लाखा की शरण में चला जाता है। मेवाड़ राणा लाखा की शरण में चला जाता है। कौन? रणमल। लाखा रणमल के कार्यभार से प्रसन्न होकर धड़ला की जागीर देता है। धड़ला की जागीर देता किसे है? रणमल को। कौन देता है? राणा लाखा। कहाँ का प्रशासक है? मेवाड़ का। उसके बाद पुग्गल के कुछ भाटी थे, पुग्गल के भाटी यानी कि आपने कहावत तो सुनी होगी पद्मनी वाली, जो पुग्गल की राजकुमारी थी। कुछ इतिहासकार उसे सिंहल देव की बताते हैं। जो कहावत प्रसिद्ध है पुग्गलगढ़ की, पद्मनी तू रानी सिरमौर, जन्म लीजियो जैसलमेर, परनाजीगढ़ चित्तौड़। अब हम पढ़ रहे हैं यानी कि पुग्गल का आक्रमण, पुग्गल भाटियों का आक्रमण। यानी पुग्गल भाटियों का आक्रमण। पुग्गल भाटी और यानी कि पुग्गल के भाटियों ने मुल्तान के शासक सलीम के साथ मिलकर राव चूड़ा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राव चूड़ा को इसकी भनक लग जाती है और राव चूड़ा सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात से परेशान होकर पुग्गल भाटियों ने समझौते के लिए राव चूड़ा को अपने पास बुलाया और धोखे से मार दिया और 13 मार्च 1423 को राव चूड़ा की मृत्यु हो जाती है। तो क्या लिख देता हूं मैं ये जो लाइन बनाकर,
सुल्तान का नाम है सलीम। मुल्तान के सुल्तान सलीम। और वैसे मुल्तान का सुल्तान कौन है? वीरेंद्र सहवाग। मुल्तान के सुल्तान सलीम के साथ मिलकर राव चूड़ा को मारने की योजना बनाई। ये क्या करता है? मतलब पुगल के भाटियों ने मुल्तान के सुल्तान सलीम के साथ मिलकर राव चूड़ा को मारने की योजना बनाई। और इनका सहयोग और भी देते हैं। कौन देते हैं? जांगलू के सांखला राजपूत, यानी जांगलू के सांखला राजपूत भी भाटियों के साथ मिल जाते हैं। और जब इन्हें पता चलता है कि राव चूड़ा सामने से तैयार है युद्ध करने के लिए, तो ये एक प्लान बनाते, धोखे से चूड़ा को बुलाते हैं और मार देते हैं। यानी कि संधि का हवाला देखकर चूड़ा को बुलाया गया और मार दिया। यानी कि संधि का हवाला देकर चूड़ा को बुलाया गया और चूड़ा को मार देते हैं। और राव चूड़ा की जो मृत्यु होती है 13 मार्च और 1423 को। 13 मार्च 1423 को राव चूड़ा की मृत्यु हो जाती है। भाटियों के आक्रमण, भाटी का के पुगल के भाटियों का आक्रमण होता है। पुगल के भाटी सुल्तान यानी कि मुल्तान के सुल्तान सलीम के साथ मिलकर राव चूड़ा पर आक्रमण कर देते हैं। और इनका जो साथ देने के लिए जो आते हैं वो जांगलू के सांकला भी इन पुगल के भाटियों के साथ मिल जाते हैं। जब इन्हें इस बात का पता चलता है कि राव चूड़ा आक्रमण करने के लिए तैयार है, तो ये योजना बनाते, राव चूड़ा को संधि का हवाला देकर अपने पास बुलाया जाता है और यहाँ धोखे से इनको मार दिया जाता है। 13 मार्च 1423 को राव चूड़ा की मृत्यु हो जाती है। और राव चूड़ा की मृत्यु के बाद चूड़ा का इतिहास समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट जो शासक आएगा, राव चूड़ा ने अपने जीवन काल में ही जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था राव खाना मात्र 1 ही वर्ष शासन करेंगे, क्योंकि 1 ही वर्ष में वो भाटियों से और जांगलू सांखला से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने जाते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो भी शासक आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।